हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सृष्टि सक्सेस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10th मैथ का थर्ड चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर हमारा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये हमारे चैप्टर का नाम है, थर्ड चैप्टर क्लास 10th मैथ का। आज हम केवल इसमें ये समझेंगे कि ये दो चरों रैखिक समीकरण क्या क्या होते हैं, केवल इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। आज हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, केवल ये समझेंगे कि ये रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। चलिए, इसको समझने से पहले मैं आपको एक हल्का स्टोरी समझाता हूँ, एक कहानी बताता हूँ। उस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक समझाने का प्रयास करूँगा, शायद आपको बेहतर समझ आ जाए। देखिए, मैं मानता हूँ कहानी ये इस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति का मैं नाम ले देता हूँ कि मान लीजिए मोहन है। एक व्यक्ति है जिसका नाम मोहन है। वो किसी मेले में जाता है, किसी मेले में जब गया तो वो क्या करता है कि मतलब उसका मन करता है कि मैं झूला झूलूं। क्या झूला? तो वो झूला झूलता है। अब पता नहीं कितनी बार झूला झूलता है, पर वो झूला झूलता है। अब जितनी बार भी वो झूला झूलता है तो जितनी बार झूलता है, तो एक बार झूला झूलता है तो उसका मान लो वो 5 रुपये देता है। कितना? 5 रुपये। एक बार जब झूला झूलता है तो उसका 5 रुपया देता है। और फिर उसके बाद उसका मन करता है कि मैं आइसक्रीम खाऊं। तो झूला झूलने के बाद में वो आइसक्रीम खाने चला जाता है। तो आइसक्रीम वो उतनी बार खाता है जितनी बार झूला झूलता है, उसका आधे बार क्या खाता है? आइसक्रीम। जितनी बार वो झूला झूलता है उसके आधे बार वो क्या करता है? आइसक्रीम। जैसे मान ले, अगर हमें नहीं पता है कि वो कितनी बार झूला झूला, हमें केवल इतना पता है कि वो एक बार अगर झूला झूलेगा तो उसको वो 5 रुपये देगा। और मान लीजिए उसने झूला झूला है 4 बार, तो आइसक्रीम खाएगा वो 2 बार। क्योंकि हमने क्या कहा कि वो आइसक्रीम उतनी बार खाएगा जितनी बार वो झूला झूलता उसके आधे बार वो आइसक्रीम खाएगा। अगर वो 4 बार झूला झूलता है तो आइसक्रीम वो 2 बार खाएगा। 6 बार झूला झूलता है तो आइसक्रीम वो 3 बार खाएगा। उसका आधे बार क्या खाएगा? वो आइसक्रीम। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो हमने क्या कहा कि वो झूला झूलता है। अब पता नहीं कितनी बार झूलता हमें नहीं पता है, लेकिन वो एक बार झूला झूलेगा तो उसका वो कितना? 5 रुपये देगा। और जितनी बार झूला झूलेगा उसका आधे बार वो आइसक्रीम खाएगा। और एक बार जब आइसक्रीम खाएगा तो उसका रुपया देता है मान लीजिए 4 रुपये। एक बार अगर वो आइसक्रीम खाएगा तो उसका रुपया देता है वो 4 रुपये। और टोटल रुपये वो देता है 20। तो उसके पास जो टोटल पैसा है, टोटल रुपया, वो 20 ही है। उन्हीं 20 रुपये में वो खर्च करता था किसमें? झूला झूलने में। उन्हीं 20 रुपये वो खर्च करता था किसमें? आइसक्रीम खाने में। टोटल उसके पास 20 रुपया है। अब वो कुछ पैसे झूला झूलने लगाता है और कुछ पैसे वो आइसक्रीम खाने में। तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे कि उसका झूला झूलने में कितना पैसा लग गया और आइसक्रीम खाने में कितना पैसा लग गया? टोटल उसके 22 रुपये हैं। ये आप कैसे कंफर्म करोगे? या तो आप ये करोगे, भाई देखो, इसको कंफर्म करने के 2 ही तरीके हो सकते हैं। या तो आप ये करोगे कि जितनी बार वो झूला झूला है उतना आपको पता होना चाहिए कि एक बार झूला झूला है तो एक बार झूला झूलेगा तो उसका 5 रुपये, 2 बार झूला झूला है तो उसका 15, 10 रुपये हो गए। तो आप ऐसे कंफर्म करोगे, लेकिन आपको ये तो पता नहीं कि झूला कितनी बार झूला है, ये आपको पता नहीं है। तो जब आपको ये नहीं पता झूला झूला कितनी बार है तो आप कैसे कंफर्म करोगे? तो देखिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कुछ कि हम मान लेते हैं कि वो x बार झूला झूलता है, x बार झूला झूलता है। तो देखिए, हमने माना कि वो x बार क्या करता है? झूला झूलता है। जैसे मानेंगे कि माना x बार झूला झूलता है, x बार क्या करता है? झूला झूलता है। और y बार मानते हो क्या करता है? आइसक्रीम खाता है। लेकिन हमने क्या कहा है कि y बार वो आइसक्रीम, y बार क्या करता है? वो आइसक्रीम खाता है। यहाँ लिखेंगे y बार आइसक्रीम खाता है, y बार वो आइसक्रीम खाता है। अब देखिए यहाँ से अब हमको ये पता चल गया कि वो, सुन यहाँ से, जिससे हमको पता है कि
एक बार का जुला जुड़ेगा तो 5 रुपये, 2 बार जुड़ेगा तो 10 रुपये। तो सीधी बात हमने मान लिया कि वैसा तो पता तो नहीं, तो हम फिर मानना पड़ेगा हमें, जो इसको सॉल्व करेंगे अलग से। तो हमने माना कि x बार वो जुला जुलता है, तो x बार एक बार जुला जुड़ेगा तो उसको कितने 5 रुपये देने पड़ेंगे, 2 बार जुला पड़ेगा तो 10 रुपये देने पड़ेंगे, 3 बार जुला पड़ेगा तो 15, मतलब जितनी बार जुला पड़ेगा उतने से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो x बार जुला तो उसको x से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और एक बार का 5 रुपये तो x बार का 5 रुपये। उसी प्रकार से वो एक बार क्या खाता है, y बार आइसक्रीम खाता है, y बार आइसक्रीम, वो y बार क्या खाता है, आइसक्रीम खाता है। तो ये एक बार आइसक्रीम का 4 रुपये पड़ रहा है, एक बार अगर आइसक्रीम खाएगा तो उसका कितना पड़ेगा, 4 रुपये। तो y बार का खाएगा कितना पड़ेगा, 4 रुपये, कितने 4 रुपये। और टोटल तो ये हो गया 5 रुपये, ये हो गया 4 रुपये, और टोटल रुपये कितने हो गए 20 रुपये। तो ये हमारे क्या बन गए, एक समीकरण बन गई, एक क्या बन गई, समीकरण। अब सीधी बात है, जैसे यहाँ x क्या है, x वो है कि कितनी बार एक 5 रुपया। तो हमें x कंफर्म तो है नहीं, हमने मान लिया ना कि x बार जुलता है। तो हमने क्या कहा, एक बार जुलेगा 5 रुपये, 2 बार जुलेगा 10 रुपये, 3 बार जुलेगा 15 रुपये। जितनी बार जुलेगा उतने से रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका पैसा आ जाएगा उतने बार का। तो x बार जुला होता है इसलिए 5x हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। y बार आइसक्रीम खाता है इसलिए 4 को y से गुणा कर देंगे तो 4 बार रुपये हो जाएगा, और टोटल जोड़ोगे तो 20 रुपये आएगा। आपके पास में होंगे। और फिर कह रहा है, उसने एक बड़ा और कहा था कि जो जितनी बार वो झूला झूलता है उसका आधे बार वो आइसक्रीम खाता है। तो आइसक्रीम जो खाता है y बार, ये y क्या है, वो आइसक्रीम खाने की संख्या है। ये y बार आइसक्रीम खाता है, कितने बार, y बार। और ये आइसक्रीम कितना हुआ, जितने बार वो झूला झूलता है x बार, उसके आधे बार, तो उसका आधा कर देंगे। जैसे मान लीजिए वो झूला झूलता है 4 बार, कितने 4 बार, तो उसका आधे बार वो क्या करेगा, आइसक्रीम खाएगा। तो आधा कितना आएगा, 2। बात समझ रहे, तो ये 2 क्या, ये y का मान हो गया, ये तो वही y होता, ये तो x हो गया। आज लोग बात समझ होंगे। तो वही मैंने लिखा है कि y x बटे में 2, अर्थात ये जो आइसक्रीम खाने की संख्या है वो झूला झूलने की संख्या की आधी है। और ये मैंने कहा भी था, आज लोग बात समझ होंगे। तो अगर मैं और उसको सिंपलीफाई करूँ तो उसकी तीसरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा 2y इधर क्या आ जाएगा x, और इसको प्लस करके कहाँ जाएगा, माइनस में, तो इधर क्या बचेगा 0, तो आ जाएगा x माइनस का 2y इक्वल टू 0। इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब यहाँ तुम देख लोगे यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ एक टाइप से ये 5x प्लस 4y इक्वल टू में 20, ये क्या है, ये एक रैखिक समीकरण है। एक रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण मतलब होता है जिससे उस पर कितने भी चर हों। एक रैखिक समीकरण मतलब ये होता है एक लीनियर रेखा के फॉर्म में। अगर उसको ग्राफिक रूप में रिप्रेजेंट करें तो एक लीनियर एक रेखा के रूप में रिप्रेजेंट करें, वो प्रदर्शित करें। तो अब यहाँ 5x प्लस 4y, तो जहाँ भी रैखिक मतलब ये हो गया कि उस पर जो भी तुम्हारे चर आए हैं, अगर उनको बीजगणितीय रूप में देखिए तो उन पर पावर चर के ऊपर 1 होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए। ग्राफिक रूप में देखोगे तो उसको अगर मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूँ तो वो एक रेखा की तरह बिहेव करें, ना कि पैराबोलिक की तरह, ना कि किसी कर्व की तरह। वो एक रेखा के रूप में क्या करें, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें। तो उसको कहते हैं रैखिक समीकरण, ग्राफिक रूप में। और अगर उसको बीजगणितीय रूप में देखें तो उसका जो भी चर है, जितने भी चर हैं, उस पर पावर 1 हो चाहिए, पावर 1। तो यहाँ देखेंगे x है, y है, सब पर पावर क्या है, 1। अब चर 1 है इसलिए इसको एक रैखिक समीकरण कहेंगे। लेकिन अगर चर 2 है उसी समीकरण में तो उसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और हमको पढ़ना यह है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब हो गया एक लीनियर रेखा, एक सीधी रेखा जो रेखा के रूप में प्रदर्शित करे। और 2 चर मतलब क्या होगा, जिसमें 2 चर हों, जिसमें 2 चर हों तो उसको कहेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये जो समीकरण बने ना, ये समीकरण, इसी को कहते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ देखिए इसमें भी 2 चर, तो ये भी क्या होगा, 2 चर रैखिक समीकरण। अब तुम देख लोगे कि रैखिक समीकरण हमें, मतलब रैखिक समीकरण में क्या पता चल रहा है कि मतलब रैखिक समीकरण में क्या आवश्यकता पढ़ने के लिए। तो अगर हमें कोई चीज़ मतलब पता करना, ज्ञात करना है, ठीक है, एक चीज़ पता है दूसरी नहीं पता है, तो उसके लिए रैखिक समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन उसके साथ उसका युग्म होना बहुत जरूरी है। युग्म मतलब होता है कि जैसे ये एक रैखिक समीकरण है,
अब इसमें अगर हमें एक्स और वाई का मान फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है कि यहाँ पर एक्स और वाई का मान कितना होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ पर एक दूसरी रेखी समीकरण लेनी पड़ेगी, तभी वहाँ से हम एक्स और वाई का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। यही एक्स और वाई का मान, तो ये क्या है, ये जो दूसरी रेखी समीकरण है ये इस वाली रेखी समीकरण का युग्म है। क्या है, युग्म। तो इसको कहते हैं रेखी समीकरणों का युग्म। और ग्राफिक रूप में प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ से देखिए, आई होप आप समझ होंगे। तो अगर ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करें तो अगर बीजगणितीय रूप में देखें, बीजगणितीय रूप में, तो ये समीकरण इसका युग्म है और ये इसका युग्म हो गया। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स और वाई का मान आएगा बीजगणितीय रूप में। तो इसको कहेंगे रैखिक समीकरणों का युग्म, दो चर रैखिक समीकरणों का युग्म कहेंगे। और अगर वो ग्राफिक रूप में रिप्रेजेंट करें तो अब हमें ग्राफिक रूप में रिप्रेजेंट ये होता है कि एक्स और वाई की जगह पर एक एक्स के लिए वैल्यू, एक वाई के लिए वैल्यू यहाँ कोई पुट करिए और यहाँ मान रखिए वो अगर 20 के दायां पक्ष वाला इसके बराबर कर दे, मतलब एक्स की जगह पर एक वैल्यू पुट करूँ अपनी तरफ से, वाई की जगह पर एक वैल्यू पुट करूँ एक्स के लिए और वाई के लिए, दोनों क्या रखिए और वो बराबर किसके आ जाए, 20 के आ जाए। तो इसका मतलब है कि वो क्या बन गए, वो एक युग्म बन गए। मतलब एक्स के लिए कोई ले तो जैसे मान हमने 1 ले लिया, मान लीजिए, ठीक है, मान के लेते हैं, इसको हम रख ही लेते हैं। देखिए यहाँ अगर फिलहाल अभी पुट करोगे तो नहीं आएगा जल्दी, ठीक है। तो अहो अब ये रैखिक समीकरण समझ चुके रैखिक समीकरण क्या होता है। अब देखिए रैखिक समीकरण का अगर मानक रूप पूछे, ठीक है, तो रैखिक समीकरण मानक रूप जो होता है वो होता है तुम्हारा, इसको मिटा देते हैं, ये होता है ax प्लस का dy प्लस का c। ये रैखिक समीकरण मानक रूप होता है जिसमें दो चर होते हैं, जिसमें दो, तो ये दो चर वाली रैखिक समीकरण हो गई, दो चर वाली रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हों, जिसका मानक रूप होता है स्टैंडर्ड रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जिसमें a b और c क्या है, ये तुम्हारी कोई वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर है। a b c तुम्हारे क्या है, वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर है, जिसमें a और b कभी जीरो नहीं हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना। तो अब अगर मान लो दो चर रैखिक समीकरण है, और ये तो एक तो दो चर रैखिक समीकरण होगी, अगर इसी का युग्म पूछे, इसी का युग्म, तो उसको मैं लिख सकता हूँ a1x प्लस का b1y प्लस का c1, और दूसरा लिख सकता हूँ a2x प्लस का b2y प्लस का c2। तो ये फर्स्ट समीकरण हो गई, ये सेकंड समीकरण हो गई। वैसे मानक रूप तो इसका ये हो गया, लेकिन अगर दो चरों में रैखिक समीकरण का युग्म पूछे तो फर्स्ट समीकरण हो जाएगी a1x प्लस b1y प्लस का c1। अब a1 b1 c1 ये क्या है, ये भी वास्तविक संख्याएं ही हैं, और यहाँ पर a2 b2 c2 ये भी तुम्हारी क्या वास्तविक संख्याएं ही हैं, मतलब रियल नंबर। तो ये क्या है, ये इसका युग्म है और ये इसका युग्म, ये एक दूसरे के युग्म है। अब युग्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो दो चर जो हमारे हैं उन चरों का मान निकालने के लिए, जैसे दो चर है कौन है, एक x है एक y है, तो इन दोनों चरों का मान निकालने के लिए हमें इसके युग्म समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, इनको सॉल्व करने के। अब इसके सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप ये जानिए कि हमें इस दूसरे युग्म की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो हमें x और y का मान फाइंड आउट करने के लिए, अभी अगर आप ये मान लें नहीं है तो यहाँ x और y का मान कैसे निकालोगे, कोई ऑप्शन नहीं बनता निकालने के लिए। हाँ, ये अलग है कि ग्राफिक रूप में निकाला जा सकता है, ग्राफिक रूप में तो अगर रिप्रेजेंट करोगे तो उसका मान x y का निकाला सकता है, लेकिन अगर ऐसे बीजगणितीय फॉर्म में देखोगे तो इनका मान तुम नहीं निकाल सकते हो, ऐसे उनका नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रैखिक समीकरण का तुम्हें युग्म की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ पर ये दूसरी समीकरण हो जाएगी। तो ये दूसरे के क्या है, युग्म है, तो इसका मान हो गया, जहाँ पर a b c क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। आई होप पास होंगी। देखो ग्राफिक रूप में जैसे मान लीजिए मैं एक मैं को रैखिक समीकरण लेता हूँ, जैसे मैं ले 3x प्लस का 2y इक्वल में 5, ये हमने एक रैखिक समीकरण ले ली। अब अगर उसको ग्राफिक रूप में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिक रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक रैखिक समीकरण, देखिए कोई भी रैखिक समीकरण हो, हर एक रैखिक समीकरण, अब ऐसे समझ आते हैं, जैसे कोई भी रेखा है, ये एक रेखा ही है, यह रैखिक समीकरण एक रेखा को रिप्रेजेंट, ग्राफ में एक रेखा को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई को रेखा खींचनी है तो हम कहाँ खींचेंगे, कैसे खींचेंगे, हमें ये नहीं पता है उसको कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, किस बिंदु से किस बिंदु तक, तो हमें वो पॉइंट पता होना चाहिए ना, कि जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है ए, एक पॉइंट है यहाँ पर बी, तो हम रेखा खींच सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इस एक पॉइंट को
बी पॉइंट से क्या कर दिया, मिला दिया, तो ये क्या बन गया, एक रेखा बनेगी। ए रेखा और ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में हमने एक रेखा खींच दी। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि मान लो हमको एक बिंदु पता ए, अब रेखा खींचनी है हमको, किधर खींचनी है हमको नहीं पता है। जब तक दूसरा बिंदु हमको नहीं पता होगा तब तक हम उसको कहाँ खींचें। जैसे मान लो दूसरा बिंदु यहाँ पर, तो हमको इसको इस बिंदु से मिला देंगे तो रेखा खींचिए। अगर हमको एक बिंदु पता ही नहीं है इसको कहाँ ले जाए तो रेखा कैसे खींचेंगे, उसको हम कहाँ खींचते, रैंडम तो खींच नहीं सकते हैं, या तो इधर खींच सकते हैं, इधर ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। उसको कहीं ना किसी बिंदु से तो मिलाना पड़ेगा ना। तो कोई भी रेखा रैखिक समीकरण है उसके दो युग होने चाहिए, दो बिंदु होने चाहिए जिनको हमें मिलाना है, और उन्हीं दोनों बिंदु को मिला देंगे तो वो एक रेखा समीकरण ग्राफ पर विभाजन करेगी इस रेखा के रूप में। तो देखिए यहाँ से कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब वो युग प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर एक्स और वाई का मान रखना पड़ेगा, एक्स और वाई का मान रखना पड़ेगा, एक एक्स के लिए मान, एक वाई के लिए मान। और वो एक्स और वाई के मान अगर इस प्रकार से रखे ताकि वो इस वाले पक्ष को संतुष्ट कर दे, मतलब एक्स की जगह पर और एक वाई की जगह पर ऐसी वैल्यू पुट करना है कि वो इस वाले पक्ष को क्या बराबर यहाँ पुट करो तो ये मान आना चाहिए, 5 के बराबर आना चाहिए। तो अगर आ रहा है उनको पुट करने पर तो इसका मतलब है कि वहां जो एक पॉइंट बना वो उस रेखा पर है, उस रेखा पर है, तो स्थित होगा कहीं ना कहीं। अगर वो पॉइंट नहीं आ रहा है तो उसका तो वो रेखा पर होगा ही नहीं। जैसे समझाऊं, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 लेता हूँ, y की वैल्यू यहाँ पर क्या लेता हूँ 1 लेता हूँ, अब पुट करता हूँ 3 यहाँ पर करेंगे 1 और प्लस 2 इंटू में 1, तो 3 कम 3 प्लस 2 कम 2 सोल्व कितना जाएगा 5, तो ये प्लस क्या आ गया बराबर आ गया। तो एक ये युग बन गया। और हर एक युग में आपको पता है कोई भी बिंदु ले लीजिए, इसको मैं बिंदु मान सकता हूँ, कोई बिंदु P मान लीजिए, और हर एक बिंदु में एक x का मान होता है, y का मान होता है। इससे जो ग्राफ होता है, ग्राफ खींचते हो उसमें एक x एक्सिस पर चला गया मान, एक y एक्सिस पर चला गया मान, तो इसको इधर खींचिए, इसको इधर खींचिए, जहाँ पर कट करेंगे यहाँ बिंदु बनेगा, और ये बिंदु पर क्या होगा, एक x पर चली गई दूरी और एक y पर चली गई दूरी, ये बिंदु बन गया। अगर बात सुनो ना, तो कोई भी बिंदु हो उसमें हमें एक x की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, एक y वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। तो बिंदु, तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि x और y की जगह पर ऐसी वैल्यू पुट करिए जो इस पक्ष को क्या करते हैं संतुष्ट। तो अगर वो उसको संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो बिंदु बना या वो जो युग्म बना है वो कहीं ना कहीं इस रेखा पर स्थित है, इस रेखा पर स्थित है। जहां भी रेखा जा रही होगी, जैसे मान लीजिए रेखा हमने ग्राफ में खींची इस टाइप से, तो ये कहीं ना कहीं बिंदु इस पर होगा। इसे x का मान 1 आया है, y का मान जो 1 आया है, तो ये 1 का मान 1 ये इस रेखा पर ही नहीं होगा। आई होप पास होंगे। और जिससे वही कर लीजिए, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये लेता हूँ, इसकी जगह पर x की वैल्यू मान लीजिए मैंने 1 ले लिया और इसकी वैल्यू मैंने 2 ले ली, y की वैल्यू मैंने 2 ले। अब यहाँ पर करिए तो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू में 2, ये 3 कम 3 और प्लस का इतना हो जाएगा 7 कम 1 2 3 6, ये हो जाएगा कितना 2 दूनी 4 और ये 4 3 7, यहाँ कितना आ गया 7। क्या ये 5 बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो बिंदु बना वो क्या बन गया, x का मान 1 और y का मान हो गया 2, तो बिंदु मान लीजिए इसको मान लिया r। तो ये जो 1, 2 बिंदु बना, इसको जब हमने इसमें इस समीकरण में पुट किया x और y की जगह पर, x के लिए जब 1 पुट किया, y के लिए 2 पुट किया, तो इसका जो राइट साइड पार्ट है वो इक्वल ही आ रहा है। इसका मतलब है कि ये बिंदु 1 और 2 है वो इस गली रेखा के समीकरण पर स्थित नहीं होगा। ग्राफ में जिसको रिप्रेजेंट करूंगा तो इस वाली रेखा पर वो स्थित कहीं पर ही भी नहीं होगा। आई होप बात समझ में। फिलहाल जो बिंदु लेने हैं आपको, x के लिए जो मान लेना है और y के लिए जो मान लेना है, वहां पर जो युग्म बनेगा वो इस वाले मान को संतुष्ट करने चाहिए। अगर संतुष्ट करे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस रेखा पर स्थित है, अगर संतुष्ट नहीं कर तो उस रेखा पर स्थित नहीं है। आई होप बात समझ में आप। ये इसको हो गया हमारा। अब देखिए आगे से, देखिए आज के चैप्टर में आज का केवल इंट्रोडक्शन है, रैखिक समीकरण क्या होता है कल में यही समझाना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन से मैं इसमें न्यूमेरिकल लगाना शुरू करूँगा। तो देखिए यहाँ से ये आज आप लोग रैखिक समझ चुकेंगे, 2 चर रैखिक समीकरण क्या होता है और 1 चर रैखिक समीकरण क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि अगर कोई दो रेखाएं हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया a1x प्लस का b1y प्लस का c1, एक ले लिया a2x प्लस का b2y प्लस का c2, ये फर्स्ट समीकरण हो गया, ये सेकंड समीकरण।
ये दो चर वाली दो रैखिक समीकरणों का युग्म है। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इसमें तीक रही होती हैं कि ये दोनों रेखाएं, क्वेश्चन पूछता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं। ग्राफ पर विभाजन करिए कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं, संपाती हैं। क्या ये दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, क्या ये दूसरे के क्या है, समांतर है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, आपको एक ग्राफ बनाना है इस टाइप से। एक ग्राफ, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो आपको क्या करना है, यहां से इनको सॉल्व करना है। आपको हर एक समीकरण से दो वैल्यू मिलेंगे, 2 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। एक बार यहां से इस वाले समीकरण से 2 पॉइंट्स मिलेंगे, इस वाले समीकरण से 2। हमने क्या कहा था, किसी भी रेखा को रैखिक समीकरण अगर ग्राफ पर विभाजन करना है तो उसके लिए 2 पॉइंट्स आपको आवश्यकता पड़ेगी। उन्हीं दोनों पॉइंट मिला देंगे, वो तुम्हारी रेखा बन जाएगी। तो 2 पॉइंट यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ से मिलेंगे, इनको ग्राफ पर विभाजन करेंगे। अगर देखते हैं ये दोनों रेखाएं क्या बिहेव दिखा रही हैं, तो जैसे फर्स्ट वाला आता है कि प्रतिच्छेद। तो अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ग्राफ पर, जैसे मान लीजिए फर्स्ट रेखा गई इस टाइप से, ये फर्स्ट रेखा गई है, ये इस टाइप से ग्राफ है, तो सेकंड रेखा इस टाइप से जाएगी। सेकंड रेखा कुछ इस टाइप से। तो ये दोनों रेखा क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। प्रतिच्छेद मतलब क्या होता है, एक रेखा ये गई और दूसरी रेखा इसको क्या कर दे, काट दे। तो पहली रेखा मान लो तुम्हारी AB और दूसरी रेखा मान लो आगे CD। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, किसी ना किसी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो इसको कहेंगे प्रतिच्छेदन रेखा। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदन रेखा। तो इसको ग्राफ पर जब विभाजन करो तो ग्राफ पर भी कुछ किसी ना किसी पॉइंट पर क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। अगर ऐसा ग्राफ में दिखाई देगा तो हम कहेंगे ये दोनों रेखा कैसी हैं, ये दोनों प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। और फिर बात समझ रही है। फिर अगला वाला था हमारा समांतर, क्या, समांतर रेखा। अब समांतर मतलब होता है कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना कर रही हों, उनके बिंदु की डिस्टेंस हर जगह पर सेम आ रही हो। जैसे मान लीजिए एक रेखा ये गई, ये वाली रेखा हमारी L हो गई, एक रेखा ये जाएगी तुम्हारी, इसको मान लीजिए M। अब इसको आगे बढ़ाते जाइए, इसको भी आप बढ़ाते हैं, कहीं भी बढ़ाइए, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। इसके हर एक पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसको कहते हैं समांतर रेखा। क्या कहते हैं, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा वो होती है जब दोनों रेखाएं कभी भी काट नहीं रही हो। तो इसको ग्राफ पर जब विभाजन करोगे, जैसे मान लीजिए मैं ग्राफ बनाऊंगा कुछ ऐसे, अगर इसको ग्राफ बनाऊंगा तो पहली रेखा मान लो अगर यहाँ से पास हुई तो दूसरी रेखा हो सकता है यहाँ से पास हो जाए। तो ये दोनों रेखा कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे संपाती रेखा। यानी जो दोनों समीकरण कैसे हैं, ये संपाती रेखा है, सॉरी समांतर रेखा है। और संपाती होने का अगला ये होता है, अगला बढ़ाता है तीसरा, संपाती रेखा। इसका मतलब होता है कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के तुल्य हों। तुल्य मतलब होता है कि अगर मैं पहले वाली रेखा, जैसे पहली रेखा है, पहली रेखा चार रेखा समीकरण है, अगर इसके 2 पॉइंट्स निकालूं, इससे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, इससे भी 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और ये दोनों पॉइंट्स क्या करें, उनके सारे सेम आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई समीकरण, इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ से 2 पॉइंट मिलेगा हमको, माना ये मिला, ये मिला 3, 0 मिला, या मान लो इसे 0, 3 मिला। और इसका जो दूसरा पॉइंट मिला था B, वो मान लिया कि 4, 0 मिला। और अगर इसके पॉइंट निकालूंगा तो इसका पॉइंट भी मान लीजिए C एक, तो वो भी कितना आएगा 0, 3, और D पॉइंट जो आया वो भी मान लीजिए कितना आएगा 4, 0। तो जो इसके पॉइंट 0, 3, 4, 0, इसका भी 0, 3, 4, 0। तो जो जहां से ये इन दोनों को मिलाने पर जहां ये रेखा पास होगी वैसे भी रेखा जाएगी उसी के ऊपर। तो जैसे मान लीजिए ये रेखा, पहली रेखा यहाँ से गुजरी, तो क्योंकि इसका पॉइंट 0, 3 था तो 0, 3 मान लो यहाँ बन गया, 4, 0, 4, 0 यहाँ पर इनको मिला तो ये बन गई। अब जब इसी को देखोगे तो इसका भी 0, 3 है तो उसका भी पॉइंट यहीं पर आएगा, इसका भी 4, 0, उसका भी पॉइंट यहीं पर आएगा, तो वो भी इसी के ऊपर ही जाएगी। तो जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ही बन रही हो तो उसे कहते हैं संपाती रेखा, उसे कहते हैं संपाती, यानी उसको कहते हैं तुल्य, एक दूसरे के क्या हो, तुल्य। भले देखने में अलग अलग हों लेकिन उनका जब मैं पॉइंट्स निकालूंगा ना उनके युग्म, तो वो एक दूसरे के तुल्य आ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए ये रेखा गई हमारी संपाती वाली हो गया, जैसे ये रेखा फर्स्ट हमारी पे गई, ठीक है, और दूसरी रेखा भी वो भी इसी के ऊपर ही बन जाए तो उसको कहते हैं संपाती रेखा। आई होप अब ये संपाती रेखा, प्रतिच्छेदन रेखा और ये समांतर रेखा का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे ये क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था
कि ये दो तरह के समीकरण क्या होती हैं और इसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे बहुत मैंने समझाया है, लगभग आपको समझ आ चुका होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लाऊंगा कि अगर दो तरह के समीकरण हैं उनको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और फिर क्या रिएक्शन देंगे, मतलब क्या बिहेव कर रहे हैं कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे के संपाती हैं या एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसा उसमें हम देखेंगे ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन में। ग्राफ पर हम प्रदर्शित करेंगे दोनों रेखाओं को। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आज इस नए टॉपिक के विषय में जानकारी मिल जाए। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, उन्हें भी बताइए कि नया चैप्टर चालू हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से मैं इस पर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपके पास पहुँचे। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।